ईरान और इसराइल की लड़ाई अब रुक चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है। ये अलग बात है कि ईरान के कहना है कि मुकम्मल सीज़ फायर नहीं है, बल्कि एक वक्फा है, एक पॉज है, और अंदेशा है कि इसराइल की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन किया जाएगा। और जब भी इसराइल ऐसी कोई हरकत करेगा, ईरान पूरी मजबूती के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देगा, ख़ास सीज़ फायर का वायलेशन इसराइल की तरफ से किया जाए या अमेरिका की तरफ से किया जाए। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा अहम है कि 12 दिनों की लड़ाई जो इसराइल और ईरान के बीच चलती रही, उसमें दोनों तरफ में किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसने किस पर कितना हमला किया है, इसराइल का कितना नुकसान हुआ है और ईरान का कितना नुकसान हुआ है, इसराइल के हमलों से ईरान में कितनी तबाही हुई है और ईरान के हमले ने इसराइल में कैसी तबाही मचाई है। तो इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट और डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं, जो इसराइल की लोकल मीडिया ने बताया है, इसी तरह ईरान की मीडिया के जरिए जो खबरें सामने आई है। जब लड़ाई जारी थी तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि आज ईरान ने इसराइल पर कहां हमला किया, किन इमारतों को नुकसान पहुंचा, या इसराइल ने ईरान पर कहां हमला किया और ईरान में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की हलाकत हुई है। हालांकि अब भी ये कहा जा रहा है, अमेरिकी सदर ट्रंप का ये बयान भी सामने आ चुका है कि इसराइल की तरफ से कभी भी सीज़ फायर का वायलेशन किया जा सकता है, इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल को बचा दिया, यानी ईरान का मिसाइल हमला इसराइल पर इतना सख्त हो चुका था, ईरान के हमलों से इसराइल में इतनी तबाही और बर्बादी मच रही थी कि अगर कुछ और दिन जंग जारी रहती तो इसराइल का भारी नुकसान होता। और इसराइल की तरफ से ही बार बार अपील की गई सीज़ फायर की, जंगबंदी की। इसराइल ने ही अमेरिका से कहा कि अब सीज़ फायर की घोषणा कर दी जाए, वरना इसराइल अपने दम पर नहीं चाह रहा था। अगर इसराइल के पास बम और बारूद रहता, आगे लड़ने की सलाहियत रखती, तो इतना जल्दी सीज़ फायर नहीं हो पाता। ना अमेरिकी सदर ट्रंप को दिलचस्पी थी कि जंग रुक जाए और ईरान और इजराइल आपस में ना लड़े, लेकिन इजराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने आकर के ऐलान कर दिया कि अब ईरान भी रुक जाए, इजराइल भी रुक जाए और दोनों एक दूसरे पर हमला ना करें। और यही वजह है कि आखिरी हमला ईरान ने ही इजराइल पर किया और आखिरी हमले में भी इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मची थी। अब यहाँ एक डेटा देखिए, दरअसल इजराइल के कुछ लोकल अखबारात ने, अल हारिस अखबार ने, दूसरे मीडिया हाउसेस ने एक रिपोर्ट शाये की है और इन अखबारात की रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, किस तरह की तबाही हुई है। और पिछले दिनों में जो रिपोर्ट आपने देखा और सुना होगा, ख़ुद हमने बताया, तो इजराइल में सबसे ज़्यादा ईरान के हमलों की वजह से तबाही हुई है, घरों के टूटने की, टावर्स के या बड़ी बड़ी इमारतों के डैमेज होने की, ज़मीन दोज़ होने की। ये लोग ज़्यादा हलाक नहीं हो सके क्योंकि वजह यह थी कि जैसे ही मिसाइल अटैक होता था तो सायरन बजता है इजराइल में, और सायरन बजने की वजह से ज़्यादातर लोग निकलकर बंकरों में छुप जाते थे, शेल्टर हाउस में चले जाते थे और घर खाली रहता था, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हैं या आर्मी का हेडक्वार्टर रहा है वहाँ पर हलाकत नहीं हुई, लेकिन बिल्डिंगों का, इमारतों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, कई जगह इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नाकाम हुआ और उसी की वजह से हलाकत हुई है। तो जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 38,700 लोगों ने इजराइल में ये कंप्लेन दर्ज कराई है कि उनका नुकसान हुआ है और मुआवजा चाहिए। और 38,700 एक बहुत बड़ा फिगर है, यानी तकरीबन 40,000 लोगों को डायरेक्ट नुकसान हुआ है ईरान के हमले से। इजराइल में 40,000 लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई है कि उनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। अब 37,000 में कौन से लोग हैं और किनका क्या नुकसान हुआ है 37,000 में, ज़रा उसकी भी डिटेल्स जान लीजिए। तो 38,000 लोग जिनका नुकसान हुआ है, उनमें 30,809 लोग वो हैं जिनका घर टूटा है, जिनके घर को नुकसान हुआ है और जिन्होंने ये कंप्लेन दर्ज कराया है कि उनके घर को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे लोगों की इसराइल में तादाद 30,809 लोगों की है। और ये जो रिपोर्ट है 2 दिन पहले की है, यानी 2 दिन पहले तक इसराइल में तकरीबन 30,000 लोगों ने ये कंप्लेन दर्ज कराई है कि उनका घर टूट गया है, उनका टावर टूट गया है, उनके फ्लैट को नुकसान पहुंचा है। और ये जो डेटा है पिछले 2 दिनों में और ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसराइल के मीडिया हाउसेज में इस हवाले से रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए मैं भी आपको कोई रिपोर्ट नहीं बता सकता। हमारी कोशिश यही होती है कि जो कुछ मीडिया
मीडिया हाउस में आ चुका है या जिसको कम से कम रिपोर्ट किया गया है वही आपको बताया जाए, अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड ना करूं। उसके बाद 3700 लोग वो हैं जिनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आपने वीडियो में देखा होगा कि लगातार जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं वो डैमेज हो गई है, वो जल गई है, उनका नुकसान हुआ है। और ईरान के मिसाइल हमलों ने गाड़ियों को भी ज़बरदस्त तबाह किया है, जो तकरीबन 3700 गाड़ियों का नुकसान हुआ है इसराइल में। उसके बाद 4000 वो लोग हैं जिनकी कोई मशीनरी है या कोई अलग प्रॉपर्टी है या उनका कोई कारखाना था, कोई दुकान थी। तो इस तरह की जो मशीन या कोई प्रॉपर्टी नुकसान हुई है इसकी तादाद भी तकरीबन 4000 से ज़्यादा है। और जब इजराइल का हमला गज़ा पट्टी पर हो रहा था तो घर के घर तबाह हो रहे थे, तमाम गाड़ियां वहां की टूट रही थी, सारी दुकानें, सारी फैक्ट्री, सारे कारखाने तबाह हो गए थे। लेकिन इसी तरह का नुकसान ईरान के मिसाइल हमलों ने भी इजराइल को पहुंचाया। और ये डेटा आपके सामने है। टोटल होम्स रिपोर्टेड डैमेज, जो टोटल घरों का नुकसान हुआ है, टोटल जो घरों को एक तरह से अब पूरा डेमोलिश करके बनाना पड़ेगा या मरम्मत करनी पड़ेगी, तो उसकी जो तादाद है वो 30,000 से ज़्यादा है। और ये बहुत बड़ा डेटा है। शुरू में ये रिपोर्ट आ रही थी कि 2000 लोग बेघर हो गए हैं, कभी 5000 लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियली डेटा है मीडिया के ज़रिए वो ये कि 30,000 से ज़्यादा लोग वहाँ बेघर हो चुके हैं और पिछले 2 दिनों में ये नंबर्स और ज़्यादा बढ़ गया होगा। उसके अलावा मेजर अफेक्टेड सिटी, यानी जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इजराइल के किस शहर में, कहाँ, तो उसमें तिल अबीब है। तिल अबीब इसराइल की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ी आबादी तिल अबीब में पाई जाती है। और तिल अबीब में 25,000 लोगों ने क्लेम किया है कि उनका घर टूट गया है या उनकी गाड़ी टूट गई है या उनकी फैक्ट्री पर, उनकी किसी मशीनरी पर हमला हुआ है। तिल अबीब के बाद जो दूसरा बड़ा शहर है जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है अश्कलोन। अश्कलोन भी एक तारीख़ी शहर है और अश्कलोन दरअसल 1948 में नकबा के दौरान इज़राइल के कब्ज़े में चला गया था। यूनाइटेड नेशन ने जब तकसीम की थी फ़लस्तीन और इज़राइल की, तो अश्कलोन का जो एरिया है फ़लस्तीनियों का ही था। ये एरिया इज़राइल को नहीं दिया गया था, लेकिन 1948 में इज़राइल में आए लोगों ने, यहूदियों ने अश्कलोन के इलाके पर भी हमला कर दिया और 1948 में तकरीबन एक साथ 8 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर होना पड़ा था, जो तारीख़ का सबसे बड़ा नकबा कहलाता है। तो उसमें अश्कलोन का भी एरिया है। तो यहाँ 10,800 लोगों ने अपने नुकसान का क्लेम किया है, दावा किया है कि यहाँ भी तकरीबन 8,000 लोगों का नुकसान हुआ है, और माफ़ कीजिएगा 10,800 लोगों का नुकसान हुआ है, और एक बड़ा नुकसान है। और यही वजह है जो लगातार लोगों ने कहा कि ईरान के हमले ने भी इज़राइल में ज़बरदस्त तबाही मचाई, बर्बादी हुई, और इज़राइल इसी वजह से लगातार आखिर में कोशिश करने लगा कि जंग लंबी ना चले, ये जंग यहीं पर रुक जाए। उसके बाद ये डेटा देखिए, इस डेटा में दरअसल ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल के वो कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां ईरान के हमलों ने, मिज़ाइल अटैक ने, बैलिस्टिक मिज़ाइल और हाइपरसोनिक मिज़ाइल ने तबाही मचाई। और उनमें पहले नंबर पर तिल अबीब है, उसके बाद अश्कलोन है, उसके बाद यरूशलेम है, हालांकि यहाँ कम हमला हुआ, उसके बाद हैफा है, बीर शीबा है, उसके बाद डिमोना है, रमत डेविड है, नेगावा डिस्ट्रिक्ट रीजन है, गोलान हाइट्स है, अशदोद है, हेरजिलिया है, मोडिन है, रेहोवोट है और नेतानिया है। तो ये कुल 14 इलाके, कह लीजिए 14 शहर है जहां बड़ी तबाही मचाई ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने, और इन शहरों को इफेक्ट हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ईरान के मिसाइल हमले ने इज़राइल के हर एक इलाके को, हर एक कोने को हिट किया, और कोई भी इलाका ईरान के हमले से नहीं बच सका। और ये ईरान के मिसाइल की ताकत थी जिसको पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद ये लिस्ट देखिए, और ये जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा अहम है। इज़राइल की तरफ से या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से लगातार ये दावा किया गया कि इज़राइल ईरान पर जब हमला कर रहा है तो इज़राइल ईरान में मिलिट्री साइट है उसको टारगेट कर रहा है, फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहा है, या ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको इज़राइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान इज़राइल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, आम लोगों के ठिकानों को, या जो रिहायशी कंपाउंड है उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन ये
یہ مکمل سچائی نہیں ہے۔ دراصل ایران نے بھی اسرائیل میں جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، جو آرمی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں یا جو موساد کا ٹھکانہ ہے، اس کو ہی ٹارگٹ کیا، اس کو ہی نشانہ بنایا۔ لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے جب اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کیا تو ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو میزائل ہے وہ جو گرا یا کئی مرتبہ وہ کنفیوز ہو کر کے غلط ڈائریکشن میں گیا، تو اس کی وجہ سے عام رہائشی علاقوں میں بربادی ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، یا جہاں پر کوئی موساد کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے یا کوئی دوسری عمارتیں رہی ہے اور وہاں پر جب بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا تو اس کی وجہ سے آس پاس کے جو رہائشی علاقے تھے، آس پاس کے جو مکانات تھے وہ زد میں آئے، ان پر بھی چوٹیں آئی اور وہاں کے لوگ زخمی ہوئے یا ہلاک ہوئے، یا وہ عمارتیں جو ہے وہ زمین دوز ہوئی ہے، ان بلڈنگوں کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ایران نے بھی اسرائیل میں سیدھے رہائشی ایریا کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ ملٹری سائٹ کو ہی ٹارگٹ کیا، لیکن ملٹری سائٹس کے آس پاس ریزیڈنشل بلڈنگ تھی تو اس کا بھی نقصان ہوا۔ اب اس میں جو اہم ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے کہ کس کس کو نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے ایران نے اسرائیل میں آئی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچایا۔ آئی ڈی ایف کا مطلب ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس، تو آئی ڈی ایف کا کئی ہیڈ کوارٹر ہے، اس کی کئی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی کئی آفس ہوتی ہے، تو آئی ڈی ایف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے تل ابیب میں سیدھے اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد یہ دوسرا حملہ جو ایران کا اسرائیل پر سب سے اہم تھا وہ ہے منسٹری آف ڈیفنس بلڈنگ، اور اس کو کریا کہا جاتا ہے جو تل ابیب میں ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسے امریکہ میں پینٹاگون ہے، وہاں کی وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر جہاں سے پوری دنیا میں جنگ کرنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے، کہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ پینٹاگون سے ہوتا ہے۔ ابھی جب امریکہ نے اسرائیل پر حملہ کیا تو وزارت دفاع کے اہلکاروں نے، آرمی چیف نے پینٹاگون میں ہی پریس بریفنگ کی، تو پینٹاگون کی اپنی دنیا بھر میں ایک ویلو ہے، اس کی چرچا ہے، پینٹاگون کے حوالے سے ہی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کریا ہے جو تل ابیب میں ہے، منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ ہے، اور یہیں اسرائیل کی پوری پالیسی طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس، یہ بھی اسرائیل کا بہت اہم ادارہ ہے جو ریسرچ کا کام کرتا ہے، تحقیق کا کام کرتا ہے، اور یہاں غزہ پٹی کے خلاف، فلسطین کے خلاف، مڈل ایسٹ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری پالیسی طے کی جاتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنا ہے، کیسے ان کا جنوسائیڈ ہوگا، کیسے اسرائیل آگے بڑھے گا، اور کیسے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو وائز مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ان کا ایک طرح سے پلاننگ کمیشن ہے، اور اس کو بھی شروع کے دوسرے دن میں ہی ایران نے ہٹ کیا اور زبردست نقصان ہوا، پوری جو عمارت ہے ایک طرح سے آگ کے حوالے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ چوتھا نمبر دیکھیے، موساد ہیڈ کوارٹرز، یہ سب سے اہم ہے۔ موساد دنیا کی دوسری سب سے بڑی جاسوسی ایجنسی مانی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر سی آئی اے ہے جو امریکہ کی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہی موساد ہے جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ ہر جگہ لمبے ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کا مضبوط نیٹ ورک ہے، اور ایران میں تو موساد کا بے پناہ مضبوط نیٹ ورک ہے، اور کئی ساری رپورٹ میں نے بتائی ہے کہ موساد نے کس طرح اپنا مضبوط نیٹ ورک ایران میں بنا رکھا تھا، کتنی کامیابی حاصل کی، ایک ایک رہنما کی، کمانڈر ان چیف کی، ٹاپ لیڈرز کی لوکیشن موساد کے پاس موجود ہے، اور موساد نے لگاتار ایران میں وہاں کے کمانڈرز کو مارا ہے، شہید کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ شیخ اسماعیل ہنیہ تک کی شہادت کے پیچھے بھی موساد کا ہاتھ تھا۔ تو موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل میں، اس کو بھی ایران نے ہٹ کیا، اور یہ عمارت بھی آگ کے حوالے ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اور یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی مانی گئی۔ اس کے بعد سوروکا میڈیکل سینٹر ہے جو ہسپتال ہے بیر شیبا میں، اس کو یہ بھی ایران کے حملے کے زد میں آیا تھا، اور ایران نے کہا کہ دراصل حملہ اس پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ حملہ کیا گیا تھا آئی ڈی ایف کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پر، لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول کے پاس ہی سوروکا میڈیکل سینٹر ہے، اس لیے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی کہا کہ اس ہسپتال کی آڑ میں اسرائیل اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنی ملٹری کارروائیوں کو، ملٹری آپریشن کو انجام دیتا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی نشانہ بنانا پڑا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا نے یہ بھی کہا کہ حماس کے رہنماؤں کا ٹھکانہ بتانے کے نام پر اسرائیل نے غزہ پٹی کے تمام ہسپتال کو تباہ کر دیا، اور اگر اس کا ایک ہسپتال حملے کی زد میں آ گیا تو اتنا ہنگامہ کیوں۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو باضابطہ یہاں گیا، اس نے یہاں سے اپنی ویڈیو جاری کی اور کہا کہ دیکھو ایران نے ہمارے ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر رد عمل میں
इसराइल ने ईरान के 5 अस्पतालों को हिट किया था, टारगेट किया था। उसके बाद होम मिनिस्ट्री का जो कम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड है, ये भी ईरान के हमले के जद में आया था। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो घर है वो भी हमले की जद में आया था, लेकिन यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी इन हैफा, ये जो है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो हैफा में ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है और बाज़ाब्ता इसको बंद करना पड़ा और अभी तक दोबारा ये शुरू नहीं हुआ है। और यहीं से पूरे इजराइल में ऑयल की सप्लाई होती है, तेल की सप्लाई होती है और बार बार ईरान के मिसाइल ने इसको हिट किया और जो इसको नुकसान पहुंचा है वो नाकाबिल तलाफ़ी है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हैफा पोर्ट को भी ईरान ने हिट किया, इसको भी नुकसान पहुंचा, ये पोर्ट भी बंद किया गया। और हैफा पोर्ट पर इंडिया की जो कंपनी है अडानी ग्रुप, तो इसका भी इसमें 70% शेयर है हैफा पोर्ट में, और आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद हैफा में गैस प्लांट है, इसको भी ईरान ने हिट किया और गैस प्लांट भी बंद हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद तिल अबीब में एक रेलवे स्टेशन है जिसके आसपास इजराइल की आर्मी की एक ऑफिस थी, या कह लीजिए आर्मी की एक छावनी थी, तो उस रेलवे स्टेशन को भी ईरान ने हिट किया। जो इजरायली आर्मी की छावनी है उसका भी नुकसान हुआ और रेलवे स्टेशन भी जद में आया। उसके बाद अशदोद में पावर स्टेशन है और ये पावर स्टेशन भी कई घंटों के लिए बंद रहा, यहाँ पर भी ईरान ने हमला किया और वीडियो इसकी बाज़ाब्ता सामने आई थी जिसमें देखा जा रहा था कि पावर स्टेशन पूरा आग से जल रहा है, चारों तरफ उसके धुएं उठ रहे हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस है हर्जिलिया में, तिल अबीब का एरिया है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस को भी ईरान ने हिट किया, मिसाइल वहाँ पर भी जाकर के गिरा, पूरे आसपास में धुआं उठ गया। और गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड और कत्ले आम इज़राइल का जारी है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माइक्रोसॉफ्ट इज़राइल के साथ खड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इज़राइली आर्मी और आईडीएफ गज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर रही है। उसके बाद आईडीएफ का जो कमांड एंड कंट्रोल था, इसको भी ईरान की आर्मी ने, ईरान के मिसाइल ने हिट किया और ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। तो ये तकरीबन 14 की लोकेशन है, या कह लीजिए जो स्ट्रेटेजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइट से इज़राइल के, उसको ईरान ने नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से ईरान के इस हमले को बहुत कामयाब हमला माना गया कि जिस तरह इज़राइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया, तो ईरान भी पीछे नहीं रहा और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, फिर क्लस्टर मिसाइल का ईरान ने इस्तेमाल किया। और क्लस्टर मिसाइल ये है कि उसमें एक साथ 25-26 बम होता है और वो बम जब गिरता है तो पूरे इलाके में फैल जाता है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर मिसाइल को नहीं रोक पाता है। ईरान ने सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो यूँ घूम घूम करके जाता है और अगर कहीं से एयर डिफेंस सिस्टम आपका एक्टिव होता है, कोई मिसाइल उसको रोकने के लिए आता है, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता है। बहुत करीब जा कर के वो अपना नेविगेशन ऑन करता है ताकि पता भी ना चले कि उसका टारगेट क्या है। और यही वजह है कि जब सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने, तो इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम की जो नाकामी है पूरी दुनिया के सामने आ गई और सबसे ज़्यादा इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अब आइए ज़रा आपको ये बता देते हैं कि इज़राइल के हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ है। ईरान के हमले का, या कह लीजिए अमेरिका ने भी हमला किया, तो इन दोनों के हमले का बुनियादी मकसद ये था कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। और 3 न्यूक्लियर साइट्स को इन लोगों ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया था, जिसमें एक फोर्डो है। और फोर्डो पर पहले इज़राइल ने हमला किया, लेकिन फिर इज़राइल ने कहा कि हमारे हमले से तबाह नहीं हुआ है, चुनांचे अमेरिका ने आकर के हमला किया। अमेरिका ने B-2 जो बम्बार उनका फाइटर प्लेन है उसका इस्तेमाल किया और अमेरिका ने दावा किया कि हलाक हो गया है। डिटेल्स आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। उसके बाद दूसरा नतन्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस पर इज़राइल ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया। उसके बाद अस्फहान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का रिसर्च कॉम्प्लेक्स है, इस पर इज़राइल ने भी हमला किया और अमेरिका ने भी हमला किया। और इन दोनों ने दावा किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट्स है पूरा का पूरा तबाह हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ईरान का कहना है कि
हमारी जो यूरेनियम थी वो अभी भी महफूज है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे जारी रहेगा और अमेरिका या इजराइल के हमले से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और हमने उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल का दूसरा मकसद था ईरान में रिजीम चेंज करना, हुकूमत चेंज करना, और इस मकसद में भी इजराइल और अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। उसके अलावा ये पूरा वो इलाका है जहां पिछले 12 दिनों में इजराइल ने लगातार बमबारी की, हमला किया और इजराइल ने भी ईरान में ज़्यादातर जो रिहायशी इलाका है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसको ही हिट किया। और इजराइल के हमले में ईरान में जितना नुकसान हुआ तो तकरीबन 90 से 95% आम सिविलियन का, आम शहरियों का ही नुकसान हुआ, आम लोगों की हलाकत हुई। हाँ, 5 से 10% वो तादाद है जिनका ताल्लुक़ न्यूक्लियर प्रोग्राम से था, या वो पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखते थे, या ईरान की आर्मी से ताल्लुक़ रखता था, और उन लोगों की शहादत हुई है। लेकिन 90 से 95% इजराइल ने भी ईरान में सिविलियन आबादी को, आम शहरियों को टारगेट किया। और ये पूरा है जो जैसे यहाँ लंबाद में मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट किया इजराइल ने, इसी तरह एल महरक एरिया है, यहाँ टारगेट किया। महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया, सैदाबाद में हमला किया, कुद्स एक इलाका है वहाँ हमला किया, और मुख्तलिफ इलाक़ों को हिट किया। लेकिन ज़्यादातर जो सिविलियन आबादी है उसको ही इजराइल ने हिट किया। उसके अलावा IRGC के हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरान का जो सरकारी TV चैनल है उसके दफ्तर को इजराइल ने हिट किया। वहाँ का जो रेड क्रिसेंट है, जो वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी इजराइल ने हिट किया। और यही वजह है कि इजराइल में जो आम सिविलियन का नुकसान है बहुत ज़्यादा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए जो ईरान की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इजराइल के हमले में पिछले 12 दिनों में 606 लोगों की मौत हुई है, हलाकत हुई है, और 5332 ज़ख्मी हैं। ईरानियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और ये 24 जून को डेटा आया था। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया तो इजराइल में कितना नुकसान हुआ, तो इजराइल ने अभी तक ऑफिशियल डेटा रिलीज़ नहीं किया है। सीज़ फायर को भी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन जो मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें तकरीबन 90 लोगों की मौत इजराइल में हुई है ईरान के हमले में, और 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं ये ईरान के हमले में इजराइल में। तो इस तरह की ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन ऑफिशियल डेटा अभी भी रिलीज़ नहीं किया है इजराइल ने। तो ये पूरी सच्चाई है, पूरी रिपोर्ट है कि ईरान के हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ और इजराइल के हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।